हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपको माइटोसिस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मल्टी सेलुलर से यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे यूनिवर्स में, वो सब के सब थ्रू आउट देयर लाइफ डिवीजन से गुजरते हैं, रिप्रोडक्शन से गुजरते हैं। यानी कि एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स या एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से आगे से उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो बनते हैं। अगर हम डिवीजन की बात मल्टी सेलुलर या लेवल पे करें तो वहाँ पे जो है यूनिसेलुलर लेवल या मल्टी सेलुलर लेवल पे करें तो एज अ होल एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गुजरता है। लेकिन यही डिवीजन आपके जो है वो सेलुलर लेवल पे होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक यूनिट सेल है। तो सबसे पहले जो है वो सेल डिवाइड होता है। अब जो सेल की डिवीजन है वो दो तरह की होती है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। इस वीडियो में मैं आपको माइटोसिस के बारे में बताऊंगी कि माइटोसिस किस तरीके से होता है, उसके अंदर कौन कौन सी फेजेस हैं और फिर उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि बेसिकली माइटोसिस है क्या। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माइटोसिस टाइप है सेल डिवीजन की, जिसके अंदर दो डॉटर सेल बनते हैं एक पेरेंट सेल से। और माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं दोनों तरीकों से, फिनोटाइप के तौर पे भी और जीनोटाइप के ऊपर भी। फिनोटाइप मीन्स उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी अपने पेरेंट सेल से ही मिलती है और जेनेटिक मटेरियल जो उनके अंदर होता है वो बिल्कुल इन नंबर्स भी बिल्कुल अपने पेरेंट सेल से सेम होता है। बेसिकली जो माइटोसिस का प्रोसेस है, माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर जो है बेसिकली ये होता है कि आप समझ लें कि एक ही न्यूक्लियाई होता है या एक ही न्यूक्लियर सेल होता है, वो बिल्कुल कॉपी हो जाता है, दो डॉटर सेल के अंदर कॉपी होता है एंड देन वो दो डॉटर सेल, पेरेंट सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर से दो डॉटर सेल बनते हैं। ऐसे नहीं होता कि पेरेंट सेल अपनी जगह पे मौजूद रहता है और उसमें से दो डॉटर सेल बनते हैं। ऐसा नहीं होता। इस तरीके से होता है कि जो होता है, जो पेरेंट सेल होता है उसका जो अंदर जो उसकी ऑर्गेनेलीज हैं, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, जो उसका न्यूक्लियाई है, वो जो है वो एक तरीके से कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है और फिर वहाँ से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। अब पर्पस क्या है? बेसिकली जो माइटोसिस का पर्पस है ना, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है या रिपेयरिंग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ के स्टेजेस के अंदर ग्रो करते हैं, तो वो ग्रोथ जो होती है बेसिकली वो सेल डिवीजन की वजह से हो रही होती है कि उनके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, आइदर वो हार्ट के सेल हों, लिवर के सेल हों, ब्रेन सेल हों, मतलब उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उन हर ऑर्गन के अंदर जो उनका सेल है वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरीके से जो एक ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लें या किसी भी एनिमल की या किसी भी प्लांट की, तो वो ग्रो करते हैं। तो माइटोसिस के अंदर बेसिकली इसका मेन पर्पस है वो ग्रोथ और रिपेयरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई इंजरी आ जाए, कोई कट आ जाए, कहीं से उनके सेल्स जो है वो सेल बैरियर या स्किन जो है वो रप्चर हो जाए या इंटरनल कोई इंजरी आ जाए, तो वो उस इंजरी की रिकवरी के ऊपर या उस इंजरी की रिपेयरिंग के अंदर जो सेल्स की डिवीजन होती है वो भी माइटोसिस के थ्रू ही होती है। तो बेसिकली ये मेन पर्पस है माइटोसिस का। अब जो माइटोसिस है बेसिकली इसकी दो मेन फेजेस हैं, एक कैरियोकाइनेसिस आ जाता है और एक साइटोकाइनेसिस आ जाता है। कैरियोकाइनेसिस मींस बेसिकली सबसे पहले इस फेज के अंदर क्या होता है कि जो सेल के अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डिवाइड होता है एंड देन साइटोकाइनेसिस के अंदर जो एज अ होल साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है। अब जो आगे से कैरियोकाइनेसिस है उसकी आगे से चार मेन फेज हैं, एक को हम प्रो फेज कहते हैं, एक को मेटा फेज कहते हैं, एनाफेज कहते हैं और टीलोफेज कहते हैं। हर एक फेज के अंदर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, उसके डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर से वो गो थ्रू होता है एंड फिर जो कार्योकाइनेसिस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर एट द एंड साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और इस तरीके से पूरा सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली क्रायोकाइनेसिस है क्या और इसको हम फेज बाय फेज या स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। जो क्रायोकाइनेसिस है उसकी सबसे पहली स्टेज जो है वो ये है कि उसकी पहली स्टेज जो है वो प्रोफेज आ जाती है। प्रोफेज को आप एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज भी कह सकते हैं और थोड़ी सी जो है ये लॉन्गेस्ट फेज भी आ जाती है। बेसिकली क्या है कि जो एक नॉर्मल मिच्योर सेल होता है, उस नॉर्मल मिच्योर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द एक इन्वेलप होता है और इस इन्वेलप के अंदर जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है या जो उसका डीएनए होता है वो एक क्लस्टर की फॉर्म में, यानी कि गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर में जो है वो मौजूद होता है। मतलब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो कोई इंडिविजुअली जो है हमारे पास मौजूद नहीं होता, वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मर्ज हुआ होता है।
तो प्रोफेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की जो उसकी वॉल है या जो उसकी मेम्ब्रेन है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, सबसे पहले वो डिसअपीयर होती है। उसके बाद क्या होती है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं, और सेपरेट आउट होने के बाद वो एक उनकी प्रॉपर इंडिविजुअलिटी हमें शो होना शुरू हो जाती है, यानी कि हर एक स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, और इसको अब हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि डायग्राम में शो भी हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दो स्टैंड्स होते हैं, उनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, और जिस पॉइंट पे आके वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, इस पॉइंट को आके हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं कि जो सेल का पोल होता है उस पोल की तरफ जो है ना थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो जाते हैं, और जब वो पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं तो उनके अंदर से एक जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, यानी कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसका जो आगे फर्दर फंक्शन है, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स करते क्या है ये आगे हम फर्दर स्टेजेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप इस स्टेज के अंदर इस चीज को समझ लें कि जो प्रोफेज है उसके अंदर जो क्लस्टर फॉर्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग होके सेपरेट आउट हो गया और क्रोमोसोम्स बना लिए। अब क्रोमोसोम्स जो है वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं, और पोल्स पे जाके उनके अंदर से उनके पास एक स्ट्रक्चर अपीयर होना शुरू हो जाता है, जिसको हम ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब जो सेंट्रोमियर है अलोंग विद माइक्रोट्यूब्यूल्स उसको हम एस्टर कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि बेसिकली ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका जो मेन काम है वो ये है कि इनके अंदर से एक जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है अट्रैक्ट करता है और होल्ड करता है क्रोमोसोम्स को या सेंट्रोमियर्स को पोल्स के ऊपर, ठीक है। अब जो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर से निकला है, इसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अब जो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोमियर और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो इनको एज अ होल हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल ख़त्म हो गया, साथ ही उसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गॉजी बॉडीज़ हैं या ग्लोगी बॉडीज़ हैं वो भी बिल्कुल जो है वो डिसअपियर होगी, और यहाँ पे जो है वो प्रोफेज ख़त्म हो जाता है। अब जो सेकंड स्टेज आ जाती है, जो प्रोफेज के बाद जो अगली स्टेज आती है वो मेटाफेज आती है। अब मेटाफेज के अंदर क्या है कि बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया है। अब इस फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इक्वेटर के ऊपर जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। इक्वेटर बेसिकली सेल के सेंटर को कहते हैं, जिस तरह अर्थ का एक सेंटर होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, यानी कि इक्वली जिस पॉइंट के ऊपर दो जो है वो सेल जो है इक्वली जिस पॉइंट के ऊपर जो है डिवाइड हुआ होता है तो उसको हम इक्वेटर कहते हैं। अब क्या होता है मेटाफेज के अंदर जो होता है जिसको हम इक्वेटर होता है उसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, उस मेटाफेज प्लेट के ऊपर आके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, और उनके जो सेंट्रोमियर है सेंटर के ऊपर एक डिस्क अपीयर होती है। इस डिस्क को आप एज अ मैग्नेट भी कंसिडर कर सकते हैं। ये डिस्क क्या करती है, इस डिस्क के ऊपर आके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। एक दोनों साइड के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके इस सेंट्रोमियर के ऊपर आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि वो जो उनकी अलाइनमेंट होती है वो स्टेबल हो जाती है, और जो स्पिंडल फाइबर हैं वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं। अब इन स्पिंडल फाइबर्स ये बेसिकली करते क्या हैं ये हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेज है ये एनाफेज है। एनाफेज बहुत सिंपल स्टेज है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो सेल होता है ना वो अपने साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या होते हैं कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ खींचते हैं, और इस तरीके से जो है वो क्रोमैटिड्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होके इक्वल नंबर में बट हाफ नंबर में ऊपर एक जो है एक पोल की तरफ चला जाता है और दूसरा दूसरी पोल के ऊपर चला जाता है। अब इस तरह हो गया कि एनाफेज के अंदर जो है वो क्रोमैटिड्स हाफ हाफ नंबर में, हाफ नहीं मतलब इक्वल नंबर में, बट वो जो है दरमियान में से हाफ हाफ हो जाते हैं और इक्वल नंबर में जो है वो दोनों जो है वो पोल्स के ऊपर चल जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जिस तरह हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो एक कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में या किसी भी सेल के बारे में, तो इस तरीके से क्या होता है कि जब वो इक्वली जो है वो दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो जो नया डॉटर सेल्स, जो दो नए डॉटर सेल्स बनते हैं उन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर अपने पेरेंट सेल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अब जो लास्ट स्टेज है उसको हम टीलोफेज कहते हैं। आप टीलोफेज को बिल्कुल प्रोफेज के ऑपोजिट समझ लें।
जिस तरीके से प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसअपियर या डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ था, टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि वो दोबारा से जो है वो इंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, दोबारा से रीअपियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल था वो हमें जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम से उनकी इंडिविजुअलिटी हमें जो है वो प्रॉपरली शो हो रही थी, इसके अंदर वो दोबारा से कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और दोबारा से वो क्लस्टर की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मेम्ब्रेन के जो सेल के इर्द की जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ जो है वो फॉरो करना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ वो मुड़ना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो है एक वो टिल्ट आ जाता है और हमें एक टिल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट पे आके जो है वो जो कारियोकाइनेसिस है, यानी कि जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस है या जो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कंप्लीट डिवीजन हो गई है और दोनों पोल्स के ऊपर हमारे पास इक्वल नंबर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो चली गई है। तो अगली स्टेज है वो साइटोकाइनेसिस आ जाती है। साइटोकाइनेसिस के अंदर अब क्या हो गया कि इसके अंदर अब एज अ होल जो है वो सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब या उसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी इसी स्टेज के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। अब बेसिकली जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंट होता है। जो काइरोकाइनेसिस है वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट क्यों होता है? ये बेसिकली जो प्लांट सेल के अंदर मौजूद एक एक्स्ट्रा वॉल या एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, उसकी वजह से होता है। अब क्या होता है कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो है वो सिंपली क्या होगा, जिस तरह टीलोफेज था सिंपली उसके अंदर जो उसकी मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ टिल्ट होना शुरू हो गई थी, तो साइड इस स्टेज में आके वो कम्प्लीटली अंदर की तरफ टिल्ट हो जाती है और बिल्कुल जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है और इस तरीके से दो सेल्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और ड्यूरिंग दैट जो जितनी भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो दोबारा से रीअपियर होना शुरू हो जाती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स ये सब इक्वली नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इस तरीके से दो कंप्लीट जो है वो हमारे पास डॉटर सेल बन जाते हैं। जबकि जो प्लांट सेल्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो रिजिड जो सेल वॉल होती है उसकी रिजिडनेस की वजह से वो अंदर की तरफ मुड़ नहीं पाती, इनवर्ड मुड़ नहीं पाती। तो ऐसी स्टेज में क्या होता है कि उसके बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर एक प्लेट शो होना शुरू हो जाती है और वो प्लेट जो है वो बढ़ती जाती है और इस तरीके से वो एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन दरमियान में बनाती है, एक एक्स्ट्रा प्लेट होती है और इस तरीके से वो सेल को दो हिस्सों में कट ऑफ करके दो डॉटर सेल उसके अंदर बन जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सेम सारा जेनेटिक मटीरियल सेम ही रहता है। ठीक है, अब जो अगर सिंपली वर्ड्स में इस चीज़ को देखा जाए तो जो प्लांट्स एनिमल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है और जो प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है। माइटोसिस के अंदर जेनेटिक मटेरियल चूंकि सेम रहता है, दैट्स वाई जो सेल्स होते हैं, जो डॉटर सेल होते हैं, वो अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल रहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लिवर के सेल के अंदर सेल डिवीजन हो रही है तो वो माइटोसिस के थ्रू हो रही है, इसी वजह से जो है वो उसके अंदर जो है वो आपके लिवर के अंदर कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं आ रही, वो लिवर आपका जो है सेम ही है। सेम इज द केस विद हार्ट सेल, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो है वो जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, जब जर्म सेल्स की बात आती है तो वहाँ पे माइटोसिस नहीं होती, वहाँ पे मायोसिस का फंक्शन होता है, क्योंकि जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है वो बेसिकली अपने पेरेंट्स के हाफ ऑफ नंबर लेके आता है क्रोमोसोम्स के, उनके अंदर अपने फादर वाली साइड की और मदर वाली साइड की दोनों के साइड के जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आइडेंटिकल सेल डिवीजन नहीं होती। लिहाजा जो माइटोसिस होती है वो जर्म सेल को छोड़ के बाकी हमारे जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उन सब ऑर्गन्स के अंदर हो रही होती है।